हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है इसमें इरिगेशन। अब चूंकि हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ चुका है, फिर उसके बाद फिर सोइंग हम लोगों ने पढ़ चुका है, फिर हम लोगों ने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये भी पढ़ चुका है हम लोगों ने। यानी कि पहले मिट्टी तैयार करा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने फिर से उसमें हम लोगों ने बीज बोया, उसके बाद फिर बीज बोने के बाद हमने उसमें कुछ खाद ये सब डाला। अब हम लोग उसका सिंचाई कैसे करेंगे, यानी कि उसमें हम लोग पटवन कैसे करेंगे, यानी कि पानी कैसे देंगे हम लोग, है ना। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि इरिगेशन में। तो क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे इरिगेशन का डेफिनेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि यदि आप अपने फसल को बार बार पानी देते हैं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे यदि आप पानी देते रहते हैं अपने फसल को, तो वही हमारा प्रोसेस कहलाता है इरिगेशन, ठीक है ना। आगे क्या है देखिए यहाँ पे, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। हर एक किसी को चाहिए पानी, भाई जीना है तो, है ना। यदि जीवित रहना तो पानी तो चाहिए हर किसी को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, मतलब उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही बात है, यदि आपको ग्रोथ करना है, यानी कि आपको डेवलप करना है अपने आप को, चाहे अपने आप का बात हो, चाहे प्लांट का बात हो, एनिमल का बात हो, तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। यदि हम लोग प्लांट का बात करें तो प्लांट वाटर कहाँ से लेता है, अंडरग्राउंड से लेता है। और किसके द्वारा लेता है, रूट्स के द्वारा लेता है, यानी कि जड़ के द्वारा लेता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि मिनरल्स जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, वो पानी में मिलने के बाद रूट्स जब पानी को ऑब्जॉर्ब करता है तो पानी के साथ साथ हमारा कुछ मिनरल्स भी आ जाते हैं और कुछ फर्टिलाइजर भी आ जाते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स कंटेन नियरली 95% ऑफ वाटर। अब जरा सोचिए यहाँ पे, हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी है, हमारे बॉडी में 70% पानी है ना। हमारे बॉडी में लगभग 70 के आसपास हमारा 71-72% पानी है, वाटर है। लेकिन प्लांट में 90% केवल और केवल वाटर ही है। जरा सोचिए आप, है ना। हमारे से 20% ज़्यादा हमारा जो है ना प्लांट के पास है। उसके बाद फिर क्या है, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या है, सीड का जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब ये है कि सीड से जब हमारा एक छोटा सा प्लांट निकलना शुरू होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। और सीड से हमारा जो प्लांट है वो तभी बाहर निकल पाएगा जब उसको एक भींगा भींगा सा इन्वायरमेंट मिले, यानी कि उसको जो है ना ड्राई ना मिले, वेट मिले। यानी कि गीला इन्वायरमेंट यदि उसको मिलेगा, ड्राई यदि वेट कंडीशन उसको मिलेगा, यानी कि उसके आजू बाजू यदि गीलापन है, यानी कि इन्वायरमेंट जो है उसमें थोड़ा सा नमी यदि बना हुआ रहेगा, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड जो है ना उससे हमारा छोटा मोटा प्लांट जल्दी निकलने का संभावना रहता है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यदि आपको सीड से प्लांट को जल्दी निकलवाना हो, यानी कि जल्दी आप फसल चाहते हैं, तो आपको प्लांट को पानी देना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए प्लांट का मकसद, वाटर का मकसद केवल प्लांट को वाटर प्रोवाइड करना नहीं है। यहाँ पे वाटर का मकसद, यहाँ पे देखिए फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स का मतलब ये हो गया ना कि जैसे कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत ज़्यादा फिर एकदम हवा चलने लगता है, एकदम बहुत ही कह सकते हैं आप जहरी, मतलब कि बहुत ही गर्म हवा चलने लगता है गर्मी के समय में, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, कभी कभी बहुत इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है कि जंगल में आग लग जाता है। लेकिन यदि उस प्लांट में वाटर प्रॉपर है तो वो प्लांट जो है ना फायर से बच सकता है, यानी कि वो जितने भी प्रकार के हीट हैं, चाहे वो सनलाइट से हो, चाहे वो हॉट एयर हो, इन सभी चीज़ों से वो बच सकता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे देखिए, यदि हमारे घर में मान लीजिए कहीं पे यदि आग लगता है तो हम लोग क्या देते हैं, पानी देते हैं। क्यों देते हैं पानी, क्योंकि पानी उसको बुझा देता है। उसी प्रकार से यदि प्लांट में वाटर का मात्रा प्रेजेंट है तो ये बहुत ही पॉसिबिलिटी बनता है कि उस प्लांट में जल्दी कोई खराबी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर पानी मौजूद है ना। और जैसे आप सुनते होंगे कि किसी जंगल में आग लग गया। जंगल में आग क्यों लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है और प्लांट के अंदर वाटर का ना होने के कारण भी हीट हमारा वहाँ पे लग जाता है, यानी कि आग लग जाता है। लेकिन यदि प्लांट में वाटर है, अच्छी खासी मात्रा में है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है।
फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट, ये तो हो गया। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और यदि आप चाहते हैं कि आपका फसल अच्छा हो, हेल्दी हो, बहुत ही अच्छा फसल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फील्ड को यानी कि अपने खेत को, अपने फसल को रेगुलरली आपको वाटर देना पड़ेगा। जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तब तब आपको वाटर देना पड़ेगा, है ना। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद फिर क्या है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी फॉर इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज जैसे हमारे बिहार में तो गर्मी बहुत पड़ता है, तो यहाँ पे पानी देने का क्या तरीका होना चाहिए यहाँ के लोगों को मालूम है। यहाँ पे गर्मी अलग, यहाँ पे जो कंडीशन है वो अलग है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे वहाँ पे अलग है, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे वहाँ पे अलग है, फिर से वेस्ट में जाएंगे वहाँ पे अलग है। मतलब ये कि आपको अपने फसल को किस प्रकार से पानी देना है, कब कब पानी देना है, ये डिपेंड करता है किस पे, क्रॉप टू क्रॉप पे करता है। जैसे देखिए, जैसे धान का खेती जब होता है ना, यानी कि चावल का जब खेती होता है, तो उसका आधा से ज़्यादा जो पार्ट होता है ना प्लांट का, वो पानी में ही डुबा रहता है ना। मतलब ये कि चावल के खेती को पानी ज़्यादा चाहिए, है ना। फिर से मिट्टी टू मिट्टी भी डिपेंड करता है। यदि कहीं का मिट्टी बहुत ही गीला रहता है तो वहाँ पे पानी का आवश्यकता बहुत ही कम है, लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है वहाँ पे, और जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ पे पानी का मात्रा ज़्यादा हमको देना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि आपको ना अपने प्लांट को किस प्रकार से पानी देना है, कब कब देना है, ये डिपेंड करता है किस पे, क्रॉप टू क्रॉप पे डिपेंड करता है, फिर मिट्टी से मिट्टी पे भी डिपेंड करता है, और सीजन टू सीजन भी डिपेंड करता है। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल लेते हैं क्रॉप टू क्रॉप का। जैसे चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, उसी प्रकार मकई को पानी कम चाहिए, यानी कि मक्का को कम चाहिए। सॉइल टू सॉइल का मतलब क्या हो गया, सॉइल टू सॉइल का मतलब ये हो गया कि यदि आपका मिट्टी गीला रहता है हमेशा, तो वहाँ पे पानी का मात्रा हमको कम देना पड़ेगा, है ना। और यदि वहाँ पे सूखा रहता है तो पानी का मात्रा वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। उसी प्रकार से सीजन टू सीजन का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए, यदि ठंडे का समय है तो ठंडे के समय में हम अपने प्लांट को उतना पानी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ठंडे के समय में तो ऑलरेडी मॉइस्चर बना हुआ है, तो हम लोग उसको पानी क्यों दें, है ना। लेकिन गर्मी में पानी बहुत देना पड़ता है, क्योंकि पानी हमारा पूरा का पूरा एवोपरेट हो जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अपने फसल को पानी देने का जो हमारा जो टाइम है, जो समय है, या फिर जो हमारा नीड है, वो डिपेंड करता है किस किस चीज़ों पे, क्रॉप पे डिपेंड करता है, सॉइल टू सॉइल पे डिपेंड करता है, फिर सीजन टू सीजन पे भी डिपेंड करता है ना। किसी प्लांट को बहुत पानी चाहिए, किसी को बहुत कम चाहिए, किसी को किसी सीजन में पानी बहुत चाहिए, किसी को किसी सीजन में पानी बहुत कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इस प्रकार से हो सकता है हमारा। उसके बाद फिर पढ़ते हैं आगे। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। सही बात है, गर्मी के समय में आपको प्लांट को वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पानी जल्दी एवोपरेट होता है ना। वो पत्ते से भी पानी एवोपरेट होता है, फिर से मिट्टी से भी पानी एवोपरेट होता है, तो गर्मी के समय में आपको ज़्यादा देने की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे है सोर्स ऑफ इरीगेशन, यानी कि आप पानी कहाँ कहाँ से दे सकते हैं। क्या देखिए यहाँ पे, कहाँ कहाँ से दे सकते हैं। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, कुएं से दे सकते हैं, है ना, ट्यूबवेल से दे सकते हैं, पाइप से दे सकते हैं, फिर से पॉन्ड से दे सकते हैं, फिर से हमारा जो तालाब होता है छोटा सा, वहाँ से दे सकते हैं, नहर से दे सकते हैं, नदी से दे सकते हैं, डैम से दे सकते हैं, नहर से दे सकते हैं। मतलब कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ इरीगेशन है, जहाँ से कि हम अपने खेत को पानी दे सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। अब जब चूँकि आज तो हमारे पास मोटर वाला सिस्टम है ना, हम लोग मोटर को लगाते हैं, जनरेटर चालू करते हैं और हम अपने खेत को पानी दे देते हैं। लेकिन जब हमारे पास मोटर नहीं था तो उस समय पे हम लोग किस प्रकार से खेती किया करते थे, किस प्रकार से हम अपने फसल को पानी दिया करते थे, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। जब हमारे पास जनरेटर नहीं था तो उस समय पे किसका यूज होता था सबसे ज़्यादा, ह्यूमन बींग्स का और कैटल का, यानी कि जानवरों का उस समय पे हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अपने खेत को पानी देने के लिए। सॉरी। तो जब हमारे पास जनरेटर नहीं था तो उस समय पे हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा क्या करते थे, ह्यूमन बींग्स का, और यानी कि हम लोग खुद भी पानी दिया करते थे और जानवरों का भी हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हालांकि हम लोग अपने से पानी तो देते थे, जानवरों का हेल्प भी लेते थे, ये बहुत ही सस्ता तो होता था, है ना, लेकिन ये उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता था। यानी कि कभी कभी प्लांट को पूरी तरीके से पानी मिलता भी था, कभी कभी नहीं भी मिल पाता था, है ना, ये भी था हमारा तरीका वहाँ पे। तो
द वेरियस ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरीगेशन आर एज फॉलोज। तो ट्रेडिशनल वेज का मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जब हमारे पास मोटर जनरेटर ये सब नहीं था, तो उस समय पे हम लोग किस प्रकार से खेत में पानी का पटवन क्या करते थे, वो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा टर्म आपके लिए और हमारे लिए भी नया है। देखिए यदि आपको यहाँ पे सबसे पहला यदि देखा जाए तो वो है हमारा मोट। मोट को हम लोग कहते हैं पुली सिस्टम। और यदि आपको देखना हो ये किस प्रकार से हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 8 देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, सबसे टॉप में दिया हुआ है मोट का। ये हमारा था सिस्टम पहले खेत को पानी देने का। उसके बाद है हमारा चेन पंप। चेन पंप में देख सकते हैं आप फिगर नंबर यहाँ पे 1.4 का बी दिया हुआ है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद है ढेकली। ढेकली का भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद है राहत। राहत में हमारा है, इसको हम लोग लेबलर सिस्टम भी कहते हैं। लेबर सिस्टम भी हम लोग इसको कहते हैं, LABR लेबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग मेनली राहत में जो है ना बैल का यूज़ क्या करते थे, जानवरों का यूज़ क्या करते थे। ये हो गया हमारा। ये तो हो गया कुछ ऐसे तरीके जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय का ये बात हो गया। लेकिन आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या आज हम लोग मोट, चेन या फिर ढेकली या फिर राहत का इस्तेमाल करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो आज हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। देयर आर मेनली 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच आर एज फॉलोज। आज हमारे पास 2 मॉडर्न मेथड है इरीगेशन करने का, यानी कि पानी पटवन करने का। सबसे पहला हमारा है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम यदि आपको देखना हो तो आप पेज नंबर एनसीईआरटी का 9 में फिगर नंबर 1.5 का ए देख सकते हैं। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है ना, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक, जैसे चलिए यहाँ पे जो एक बिंदी बिंदी ये सब जो यहाँ पे बना हुआ है, मान लीजिए ये बिंदी एक अलग प्लांट का पे, यहाँ पे एक अलग, एक यहाँ पे एक प्लांट है, एक दूसरा प्लांट यहाँ पे है, तीसरा प्लांट यहाँ पे है, चौथा प्लांट यहाँ पे है, पाँचवा यहाँ, फिर छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। तो इसके बगल से ना, जैसे मान लीजिए ये सारा का सारा एक लाइन में लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे इस बीच में क्या करेगा, एक पाइप लगा देगा और उसमें झरने जैसा सिस्टम उसमें सेट कर देगा। और जब वो चलेगा तो वो पूरा पानी ऐसे ऐसे घूम घूम के हर जगह पे वो चल जाएगा। यानी कि झरने में आप जैसे देखे हैं ना, छोटा छोटा छेद रहता है, उसी प्रकार से हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम में भी होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम आप किसी मूवी में भी देखे होंगे, यदि आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। स्प्रिंकलर सिस्टम मेनली हमारा क्या है ना, खेत के बीच में एक पाइप को जोड़ दिया जाता है और उसमें एक झरने के जैसा सिस्टम लगा दिया जाता है, झरने के जैसा। और वो झरना जब चलता है तो वो पूरा का पूरा वो घूम घूम के हर जगह पे खेत में हमारा एक बारिश के रूप में पानी का पटवन करता है। इससे हमारा क्या होता है ना कि पानी ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होता है और हमारा काम भी निकल जाता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में वही है हमारा। तो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखिए, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अनइवन लैंड का मतलब हो गया कहीं पे बहुत ऊंचा लैंड है, कहीं पे बहुत ही नीचा है, यानी कि ऊंचा गहरा हमारा देखने को मिलता रहता है। जैसे इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल होता है पहाड़ी इलाका में, है ना। पहाड़ी इलाका में यानी कि नॉर्थ इंडिया में यदि आप जाएंगे असम साइड में, तो वहाँ पे हमारा मेनली जो है ना स्प्रिंकलर सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशन नोजल्स on top are joined to the main pipes at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotation nozzles. देखिए ये नोजल्स क्या है, ये नोजल एक पाइप के ऊपर में लगा रहता है जो कि एक झरने का टाइप जैसा काम करता है और उसमें छोटा छोटा हमारा छेद रहता है। और जब उसको पानी सप्लाई किया जाता है मोटर के द्वारा, जनरेटर के द्वारा, तो ये जो नोजल है ना ये चारों डायरेक्शन में घूमता है। इस प्रकार से हमारा ये नोजल पूरा घूमता है और चारों तरफ ये पानी को छींटता है, झरने का टाइप, यानी कि बारिश के जैसा ही है हमारा पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है पानी को छिड़काव करता है। इससे हमारा पानी का बचत बहुत ही ज़्यादा होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 9 में ऊपर वाला फिगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, हमारा मेनली एक छोटा सा पाइपिंग सिस्टम रहता है जो कि खेत के बीचों बीच लगा दिया जाता है और उसमें जब पानी का सप्लाई किया जाता है, यानी कि जब खोला जाता है, तो वो नोजल जो होता है ना, वो नोजल में मेनली हमारा छोटा छोटा छेद रहता है और वो नोजल चारों तरफ घूमता है, जिसके कारण हर एक प्लांट को बूंद बूंद यानी कि बारिश के जैसा उसको पानी मिलता रहता है। ये हमारा है स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद फिर क्या है, इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज़ रेनिंग। वही बात है जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये बारिश के जैसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, फिर से कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। यानी कि केवल यहाँ पे लॉन्स हो गया, फिर से कॉफ़ी हो गया, और भी बहुत सारे हमारे क्रॉप प्लांट है जिसके लिए हम लोग स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग कॉफ़ी के लिए यूज करते हैं, नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम का मेनली हम लोग वहाँ पे उस फसल के लिए यूज करते हैं जिसका कि प्लांट का जो साइज है वो बड़ा-बड़ा नहीं होता है, यानी कि छोटा-छोटा होता है। जैसे आप कॉफ़ी का कर सकते हैं, फिर से चाय का कर सकते हैं, फिर से यदि आप भिंडी का खेत लगाए हुए हैं तो भिंडी का कर सकते हैं, टमाटर का कर सकते हैं, प्याज का कर सकते हैं, आलू का कर सकते हैं। इन सभी खेतों में आप स्प्रिंकलर का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको बारिश के जैसा पानी आप दे सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। उसके बाद फिर हमारा है अब ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है देखिए, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। जहाँ जहाँ प्लांट का जड़ है वहाँ वहाँ जो है ना एक एकदम पूरा एकदम बूंद बूंद के रूप में पानी हमारा गिरेगा। यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम में भी आप कह सकते हैं कि पानी का बर्बादी बहुत हद तक हमारा बचता है। लेकिन यदि आपको सबसे ज़्यादा यदि पानी का बचत करना हो तो आप ड्रिप सिस्टम का यूज कर सकते हैं। इससे होता क्या है ना, जैसे देखिए ये जैसे आप मान लीजिए ये जो बिंदी बिंदी यहाँ पे दिया हुआ है एक लाइन से, इसको मान लीजिए कि ये प्लांट लगा हुआ है। तो ये ड्रिप सिस्टम क्या होता था, इन इन सभी के बगल से एक पाइप बिछा हुआ रहता था और उस पाइप के बगल बगल में यहाँ पे एक पाइप में छेद, फिर इस प्लांट के बगल में पाइप में एक छेद, फिर इस प्लांट के बगल में पाइप में छेद। यानी कि हर जगह पे आपको एक छेद देखने को मिलता था और वो छेद जो था ना हमारा बूंद बूंद पानी इस प्लांट के जड़ में देता रहता था। मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना ही देता था, आवश्यकता के अनुसार ही देता था, उससे ज़्यादा नहीं देता था। तो ड्रिप सिस्टम हमारा मेनली ये है कि किसी भी प्लांट को एकदम बूंद बूंद यदि पानी देना हो तो हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं ड्रिप सिस्टम का। उसके बाद चूंकि ये ड्रॉप ड्रॉप देता है, यानी कि बूंद बूंद पानी गिराता है, जहाँ पे उसका जड़ है वहीं पे केवल गिराता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। उसके बाद इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो बहुत सारे जगह पर इसका इस्तेमाल है, जैसे फ्रूट प्लांट में आप कर सकते हैं, वेजिटेबल में भी कर सकते हैं, फिर से गार्डन में कर सकते हैं, फिर ट्री में कर सकते हैं, बहुत सारे जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो छोटा छोटा प्लांट होता है ना हमारे, वहाँ पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें तो पानी ज़रा सा भी बर्बाद होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें आप बूंद बूंद पानी दे रहे हैं, तो बूंद बूंद में आपका पानी कितना बर्बाद हो सकता है। और बर्बाद तो पहली बात होता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे इसका जड़ रहता है प्लांट का वहीं वहीं पे पाइप में छेद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। मतलब कि ये जो है ना ड्रिप सिस्टम उस जगह के लिए एक वरदान का काम करता है जहाँ पे कि पानी का मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे यदि आप वेस्ट साइड में जाएंगे, राजस्थान साइड में आप जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पानी देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो वहाँ पे आप ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप पानी का बचत भी कर लेंगे और आपका काम भी निकल जाएगा, है ना। तो ड्रिप सिस्टम जो है हमारा मेनली वो ऐसे एरिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे कि पानी का मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो हमारे पास सिंचाई करने का दो सिस्टम था। पहला हमारा था स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग स्प्रिंकल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि झरने के रूप में बारिश के जैसा हम लोग पानी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा हमारा है ड्रिप सिस्टम, यानी कि हम लोग बूंद बूंद पानी देते हैं और वहीं वहीं पानी देते हैं जहाँ जहाँ प्लांट का जड़ रहता है। ये दोनों हमारा टेक्निक था, मॉडर्न टेक्निक। और पुराने वाले टेक्निक में तो आपको मालूम ही है, ट्रेडिशनल टेक्निक में हमारा मोट था, फिर से चेन पंप था, फिर से राहत था, फिर से ढेकली था। ये सारा हमारा है ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल सिस्टम इरिगेशन करने का। हालांकि ये सब आज इस्तेमाल नहीं होता है, आज लगभग हमारा जो है वो ड्रिप वाला होता है या फिर हमारा स्प्रिंकलर का होता है। ठीक है, उसके अलावा जो आज एक ज़्यादा अधिकतर यूज़ होता है वो होता है हमारा पाइप वाला सिस्टम, है ना। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि पाइप वाला सिस्टम में हम लोग पानी लगा के खेत में छोड़ तो देते हैं, लेकिन उस पानी का जो बर्बादी है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको देखने को भी मिला होगा कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में चला जाता है, या फिर एक खेत का पानी निकल के सड़क पे चला जाता है जब हम लोग पाइप से खेती करते हैं। तो उसमें हमारा पानी जो है ना वो बहुत ही बर्बाद होता है। तो वो एक बेकार सा तरीका आप कह सकते हैं कि बेकार सा टेक्निक है। लेकिन हाँ, आज जो है ना अधिकतर जगह पे वही यूज किया जाता है ना। हालांकि हम लोग तो मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलता है, ड्रिप वाला चलता है या फिर स्प्रिंकलर का चलता है, या फिर मोटे से पाइप को खोल के खेत में छोड़ दिया जाता है और उससे पटवन किया जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके शहर में किस प्रकार से खेती किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इरिगेशन। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि वीड्स हमारा क्या था, वीड्स हमारा अनवांटेड प्लांट था। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डीपली डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके शहर में या फिर आपके गाँव में
किस तरीके से खेती किया जाता है। वो स्प्रिंकलर का यूज़ होता है यानी कि बारिश के रूप में दिया जाता है, या फिर आपके शहर में ड्रिप से यानी कि बूंद-बूंद दिया जाता है, या फिर मोटे से पाइप को खोल के छोड़ दिया जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और रिवाइज़ आप करते रहें, है ना? क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा पढ़ा लिखा हमारा बेकार हो जाएगा। तो रिवीजन भी करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।